ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक आज का हमारा है वो है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि स्टाफिंग हमारा है। तो हमने अब तक कुछ टॉपिक कवर किया ऑर्गेनाइजिंग का, कुछ हमने कवर किया था उससे पहले प्लानिंग का। तो टॉपिक जो आज का हमारा है वो है स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान देना। और अगर मैं इससे पहले अगर तुम्हें ब्रीफ में समझाऊं या फिर मैं तुम्हें कॉमन वर्ड में समझाऊं कि हमारा चैप्टर किस बारे में है, तो बस इतना जान लो कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब मेरे ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, तब मैनेजमेंट स्टडीज में पाया गया है कि जो ह्यूमन हमारे रिसोर्स होते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के हमारे रिसोर्स होते हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्स, एक हमारा नॉन ह्यूमन रिसोर्स। मैं नाम नहीं बोलूंगा इसके अंदर क्या क्या हमारे होते हैं, तुमको ऑलरेडी पता है। तो देखा गया है कि जब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस के बारे में, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्टाफ हमारा है, उसका जो इंपॉर्टेंस देखा गया वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हमने पहले ही बहुत बारे में बात कर चुके हैं इसके बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स को निकाल दूं, जैसे कंट्रीब्यूशन को मैं हटा दूं पूरे पिक्चर में से, तो मैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स काम ही नहीं कर पाएंगे, उनमें ह्यूमन टच चाहिए किसी भी तरीके से। तो स्टाफिंग में जो है मैनेजमेंट ये कोशिश करता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्पेशली एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो इस वाले चीज में वेस्टेड है, जो हर जो स्टाफ के रख रखाव तुम कह सकते हो, स्टाफ के रिगार्डिंग इर्द गिर्द हमारा घूमते रहता है, जैसे हम स्टाफिंग कहते हैं। मतलब ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू द स्टाफ, या फिर कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जो ऐसे के बच्चे जिनके सब सिलेबस में बिजनेस स्टडीज हमारा है, वो इन पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ध्यान दें। ठीक है, अगर मैं उस चीज को बोलूं इन शॉर्ट, तो स्टाफिंग ही हमारा है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, हम लोग जाएंगे। मैंने पहले अंडरलाइन कर लिया टॉपिक हमारा क्या क्या है। तो इस साल जो सेशन हमारा 2021-2022 उन बच्चों के लिए कुछ सिलेबस कम भी किया गया है। तो मैं सिलेबस के को अगर बताऊं, तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख पाओगे चैप्टर। तो चैप्टर में मैं तुम लोग को पॉइंट आउट कर रहा हूं, या फिर मैं कोशिश करूं तुम लोग को मार्क करवाने का कि इनमें से हमारे कौन कौन से चैप्टर है हमारे सिलेबस में, या फिर कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में। तो मैं तो बता दूं 10.1 तुम्हें जो दिख रहा है वो है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, ये हमारे सिलेबस में है और सिलेबस में होना भी चाहिए। जब लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या डेफिनेशन इसके याद नहीं हो, डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। तो फॉर श्योर मीनिंग ऑफ स्टाफिंग हमारे सिलेबस में है 10.1। अब 10.2 निकाल दिया गया सिलेबस से, कि डेफिनेशन में ही हमारा जो होता है फीचर्स कवर हो जाता है। जो बच्चे बीएसटी या कॉमर्स पढ़ते आ रहे क्लास 11 को पता ही है कि डेफिनेशन का मतलब ही जो होता है वो होता है ब्रीफ नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टॉपिक का। इसलिए उस बड़े टॉपिक को निकाल दिया गया। बाकी हम लोग कवर कर लेंगे डेफिनेशन वाले पार्ट में कि हमारा फीचर्स इन शॉर्ट क्या होता है, ताकि फ्यूचर के लिए उनको याद रहे। 10.3 हमारे सिलेबस में है, 10.4 हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज जब तुम पढ़ते हो आगे जाके प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, तो नहीं की हमारा है। 10.4 सिलेबस में नहीं है। 10.5 हमारे सिलेबस में स्टेप्स इन दी स्टाफिंग प्रोसेस, हम लोग आज कवर भी करेंगे इस चीज को। अब अगर मैं बात करूं 10.6 हमारा मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, ध्यान देना, ये हमारे सिलेबस में है। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे सिलेबस में है। आगे बात करूं मीनिंग ऑफ सिलेक्शन हमारे सिलेबस में है। 10.9 डिस्टिंक्शन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमारे सिलेबस में है। आगे देखना पड़ेगा मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, देखना पड़ेगा मुझे सिलेबस ये है कि नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन मेरा सिलेबस में नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस 10.11, ये हमारे सिलेबस में है। 10.12 बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ये हमारे सिलेबस में है। आगे बात करूं 10.13 हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्यान देना। आगे बात करूं 10.14 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगर मैं आगे बात करूं तुम्हारा ट्रेनिंग में, तो मीनिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया मुझे। 10.15 भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 10.16 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने दोबारा मार्क कर लिया होगा सिलेबस में क्या है और सिलेबस में क्या नहीं है। तो आराम से हम लोग आज एक सेक्शन कवर करेंगे चैप्टर का। हमारा स्टार्टिंग हमारे चैप्टर 2 क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा। तो पहले इस क्लास में खत्म करेंगे स्टाफिंग के बारे में, इन डिटेल हम जानेंगे स्टाफिंग को क्या हमारा होता है, बात करेंगे उसके ऊपर। और अगले क्लास में जो हमारा रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है और जो हमारा ट्रेनिंग है, एक क्लास में उस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे, जो कि हमारे चैप्टर का पार्ट है। तो जो लोग लाइव क्लासेस में हैं, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप जाके खाली बस एक यस मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें कि क्या हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं सब ग्रुप में चल जाए, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, और मुझे इन्फॉर्मेशन बता दे कि हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। इस डिस्कशन के बाद तो आराम से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ताकि कनेक्टिविटी बरकरार है और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे
कि हम आराम से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ है अजय, आकाश, विनीत, खुशबू, लक्ष्मी, मलिका, प्रेम, मैं खुद, विनीत हिस्सा। ठीक है आकाश, समझ में आया तुमको? बताओ जरा, मुझे इन्फॉर्मेशन दो। आकाश सुन पा रहे हो? मुझे बताओ जरा सा व्हाट्सएप पे इस ग्रुप में मैसेज करके कि तुम्हें पीछे का जो पीडीएफ है, मेरे पीछे का जो स्क्रीन है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जो ऑडियो है वो तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मुझे इन्फॉर्मेशन भेजो आकाश व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ठीक है चलो, ओके फाइन, ग्रेट। अब सब बैक टू चल जाओ टीम्स एप्लीकेशन में, आराम से खा पी के पढ़ो, हाथ में पानी चाय लेके पढ़ो, सुनते रहो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है चलो, तो हम लोग जो पहला हमको वर्ड दिया, फ्रेज कह सकते हैं स्टाफिंग। इस वर्ड से हम लोग सभी लोग ऑलमोस्ट वाकिफ है, हम लोग वेल नोन है इस वर्ड से। स्टाफिंग या फिर स्टाफ चलो कह लो। स्टाफ मतलब हमारा होता है नॉर्मल एम्प्लॉय, और जो एम्प्लॉय को हायर करता है वो होता है हमारा एम्प्लॉयर। ये तो बहुत स्मॉल लेवल पे बातें होंगी इसके बारे में, लेकिन जब मैं बातें करता हूँ उसको एक बड़े लेवल पर, एक कंपनी के लेवल पर या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल पर, जिसने बहुत सारे पैसों को इन्वेस्ट किया अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब समझ में आता है कि मुझे कि स्टाफ का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयर या सिर्फ काम करने वाला नहीं होता, बल्कि उससे बहुत बड़ा इसका स्कोप होता है स्टाफ का ध्यान देना। तो स्टाफ को हम लोग अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इतना तो बेसिक है, अब तो चल गया पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे मैनेजमेंट, जो लोग पढ़ रहे मैनेजमेंट का सेक्शन हम पढ़ रहे कॉमर्स वाले में, अभी ये हमें सिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा गोल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल को हम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कैसे करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुमको समझना पड़ेगा आज कि इस गोल को अचीव कौन करेगा। हवा पानी या नॉन लिविंग चीज तो करेंगे नहीं। एक ही एलिमेंट है जिसको जो इस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है डायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ चलो, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमारा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अभी ह्यूमन यानी कि हम तुम, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स कंपनी है, टाटा कंपनी है, इन कंपनियों ने न्यूमरस लोगों को अपने यहाँ पे हायर किया है अलग अलग काम करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, काम का मतलब ही क्या, अगर मैं बोलूं कोई ये रिपेयर कर रहा है, कोई वो रिपेयर कर, तो ये शायद बहुत चीजें मुझे बोलनी पड़ेगी, लेकिन बस अगर मैं इन शॉर्ट इसको बोलना चाहूं तो सभी लोग मिलके जो है अपने अपने एरिया ऑफ अथॉरिटी के अंदर जितने भी आते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग अपने लेवल पर उनको मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं चलो, एक मान के जो तुम्हारा वर्कर या फोरमैन है, उसके पास कुछ रिसोर्सेस है, वो क्या कर रहा है, वर्कर जो कि एक्टिव रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, प्रॉफिट। तो मेरा काम है, मान के चलो मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मेरा काम है मशीन्स को रिपेयर करना, फिर मशीन्स को देखभाल करना या मशीन को टाइम पे ऑन करना। तो मेरे हाथों में एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स है जिसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, और उस मशीन को यूज करके मुझे अपनी कंपनी को बेनिफिट करवाना है ताकि मैं जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत से हो सकता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कोई का ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, वो अचीव हो सके। अगर मैं ही पूरे पिक्चर से निकल जाऊं तो क्या कंपनी या जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी? कभी अचीव नहीं कर पाएगी, ध्यान देना। तो इस चीज को मैनेजमेंट ने भी फील किया है, स्कॉलर्स ने भी फील किया है कि मैनेजमेंट का एक सिंगल या अलोन फंक्शन होना चाहिए जो पर डेडिकेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स स्टाफ को ह्यूमन रिसोर्स के लिए ही ध्यान देना, उनका ट्रेनिंग, उनका हायरिंग, उनका अप्रेजल, उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, ठीक है, उनका मोटिवेशन, उनके काउंसलिंग की तरफ। और उन सभी फंक्शन को मिलाकर मैं एक सर्कल बनाऊं और सर्कल में सभी फंक्शन को डाल दूं, तो मैं उस सर्कल को कह सकता हूं कि हमारा स्टाफिंग कहलाता है। मतलब ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज आर टुगेदर नोन एज स्टाफिंग, ध्यान देना। ठीक है, अभी फंक्शंस हमारे क्या हम पढ़ेंगे डेफिनेशन में आगे जाके। तुम्हारा रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारा, प्रोक्योरमेंट है, इंसेंटिव है, बहुत सारा चीज यहाँ पर है। लेकिन ध्यान देना, एक तुम्हें कॉमन चीज मिलेगा कि वो तुम्हारा सभी तुम्हारा होगा टुवर्ड्स डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स की तरफ ही। ठीक है, तो मैंने कुछ बातें की अभी यहाँ तक, तो मैं सभी टॉपिक बुक से नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने किया हाईलाइट बुक से वही टॉपिक पढ़ूंगा। तो जो मैंने रेड से मार्क किया है वो डेफिनेशन है, और जो मैं ग्रीन से मार्क किया वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट द टॉपिक, ध्यान देना। ठीक है, तो बस मैं कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए मैं सबसे एक रिप्लाई लूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि यहां तक सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरी बातें जा रही हैं, तो बस इसके बाद मैं तुरंत टॉपिक में एंटर कर जाऊंगा और टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। चलो, तो मुझे बस एक एक रिप्लाई सब लोग कर दो जो मुझे सुन पा रहे हैं ग्रुप में कि यहाँ तो जो मैंने बोला सबको समझ में आया, क्लियर क्लियर।
कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्या चीजें हमारी है। तो मुझे एक रिप्लाई मिला है अजय का, उसको समझ में आ रहा है, ओके फाइन। सब मुझे रिप्लाई कर दो काइंडली, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं टीम्स पे, ठीक है। एक बार मैं रिव्यू ले लूं टीम्स पे कौन कौन अवेलेबल है और कौन कौन छोड़ के भाग गया। आई गेस 8 लोग हैं टीम्स पे, चलो ठीक है। तो बैक टू हम लोग आराम से चलते हैं। तो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रोसेस बोल लो या तो मैनेजमेंट फंक्शन बोल लो, एक ही बात है। जो हम लोग 5 पढ़ने वाले ना, हमने जो प्लानिंग खत्म किया, ऑर्गेनाइजिंग खत्म किया, जो स्टाफिंग में लोग है, आगे डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, फिर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। 5 हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस है या मैनेजमेंट फंक्शन है, जिनको परफॉर्म के मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो बाकी 2 की तरह ये भी हमारा स्टाफिंग भी है। मैंने पहले बोला स्टाफ के लिए, स्टाफ के टुवर्ड्स ये हमारा होता है डेडिकेटेड, ध्यान देना। तो पढ़ते हैं। तो स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस व्हिच इज कंसर्न्ड विथ द रिक्रूटमेंट। अब ध्यान देना, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेशन से ही जो है आगे के दरवाजे खुलते हैं, आगे टॉपिक के इंफॉर्मेशन खुलते हैं। मैं तुम्हें पहले रिवील कर दूं, हमारे सिलेबस में है स्टेप्स इन स्टाफिंग, ध्यान देना। स्टेप्स इन स्टाफिंग हमारे सिलेबस में, जो तुम्हें नहीं मिल रहा पे स्क्रीन पे, रिक्रूटमेंट से लेके तुम्हें डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब वहीं पे आ रहा तुम्हारा। तो अगर तुम इनको शॉर्ट याद कर लोगे तो तुम्हें स्टाफिंग स्टेप्स इन स्टाफिंग भी तुम्हें लर्न हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट तुम्हें पॉइंट तो लर्न हो ही जाएगा। तो विच इज कंसर्न्ड विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ध्यान देना। ठीक है, बस 4-5 लोगों डेफिनेशन में स्टाफिंग का पूरा हो गया। तो मुझे तुम बता दो कि जो एलिमेंट मैंने पढ़ा, रिक्रूटमेंट है, तुम्हारा सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है। जो लोग बीएसटी पढ़ रहे हैं या जिनका बीएसटी है क्लास 11 में, सॉरी 12 में, वो एचआरएम में यही चीज पढ़ रहे हैं। बस वहां पे तुमको दिया हुआ है, डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ तुम्हें इस चैप्टर में इन शॉर्ट या समराइज फॉर्म में तुम्हें दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन। तो रिक्रूटमेंट का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी कंपनी को जब अपने यहाँ पे कोई भी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना होता है, तब वो क्या करती है कि लोगों से एप्लीकेशंस मांगती कि आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो। तो ये मांगने का प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ध्यान देना। लोग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिक्रूटमेंट मतलब होता है उनको जॉब पे हायर करना, नहीं, गलती है। बल्कि अगर कोई कंपनी है अलग अलग सोर्सेस में इंफॉर्मेशन फैला रही है कि आओ हमारे यहाँ पे वैकेंसी है और आके अप्लाई करो, तो ये इस चीज को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। मतलब एप्लीकेशन रिसीव करने, एप्लीकेशन के बारे में लोगों को बताने से लेके एप्लीकेशन रिसीव करने तक के सभी एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ध्यान देना। तुम देखते हो कभी कभी पेपरों में एड आता है, monster.com है तुम्हारा, फिर naukri.com है, ये सभी क्या है, सभी रिक्रूटमेंट में ही लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान के चलो मेरी कंपनी है, मुझे स्टाफ चाहिए, तो मैं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो। ठीक है, वो अप्लाई किए, एप्लीकेशंस मैंने रिसीव कर लिया, तो मान के चलो कि मेरे पास वैकेंसी है, ये 100 नंबर का वैकेंसी किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए, तो हमेशा एप्लीकेशन देखा गया कि या तो कम या तो मैं ज्यादा आता है। कंपनी का अगर मैं गुडविल अच्छा है तो एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे, ध्यान देना। तो अब अगर जॉब 100 है, एप्लीकेशन आ गया मान के चलो 500, तो अगला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा सिलेक्शन का। जॉब 100 है, एप्लीकेशन 500 है, किस बेस पर डिसाइड करेंगे किसको लेना ले, तो सिलेक्शन में देखते हैं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, जनरली जो अच्छे उसमें से 500 में से सभी एप्लीकेशन रिसीव में जो में सबसे अच्छे होते हैं, टॉप सभी टॉप 100 एप्लीकेशन से जॉब अवेलेबल है, उनको हम हायर करते हैं कहाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में। कुछ हमारा अपना क्राइटेरिया भी होता है सिलेक्शन करने का कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तुम्हारा स्किल्स, फिर तुम्हारा जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह, इनके बेस पे हमारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो बहुत लोगों ने डाउट मुझसे पूछा था कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस। सिंपल सा बात है ना, हम रिक्रूटमेंट में 500 एप्लीकेशन ऐड कर रहे हैं, 500 एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, सिलेक्शन में 400 एप्लीकेशन वापस भेज रहे हैं। तो टू प्रोसेस है ना, एक से आ रहा है एक से जा रहा है। और तुम्हारा रिक्रूटमेंट तुम्हारा क्या नाम है, ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन, और सिलेक्शन में नेगेटिव हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट या उल्टा भगा रहे हैं। सिंपल सा बात है। अगर मैं तुम्हें समझाऊं, प्लेसमेंट का मतलब क्या था, अगर जब 100 लोग सिलेक्ट हो गए कि 100 लोग फिक्स है जब काम करने जा रहे हैं, तब उनको उनका वर्क प्लेस दिखाना, उनको उनका अथॉरिटी देना, उनको उनका सैलरी के बारे में बताना, ये सभी तुम्हारा कहाँ होता है, प्लेसमेंट वाले प्रोसेस में हमारा होता है। आगे यूटिलाइजेशन ध्यान देना, अब उनसे काम लेना स्टार्ट हो गया, तो मान के चलो 1 महीने से हमारा चला था रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, 1 हफ्ते पहले हमारा प्लेसमेंट हो गया। अब आज से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आज से मैं क्या कहलाऊंगा,
आज से मेरा जो है ह्यूमंस का जो तुम्हारा एफर्ट है वो आज से यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गया है कंपनी के द्वारा, ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, पता ही है कि किसी भी पता ऑर्गेनाइजेशन को कि सिर्फ काम ही नहीं लेना है ह्यूमन रिसोर्स से, बल्कि ये भी मेक श्योर करना है कि जो काम कर रहा है फ्यूचर में वो उस काम में और एफिशिएंट बन जाए और अच्छा बन जाए। तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी दे देकर उनको जो है आगे से उनको एफिशिएंट बनाना है, ध्यान देना। सिंपल सा हमारा चीज है। तो ये सभी होते कहाँ इन्वॉल्व, पूरे स्टाफिंग के प्रोसेस में, और इन्हीं चीज को हम बोलते हैं मिला क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं, ध्यान देना। और जो भी इन डेफिनेशन को याद करेंगे इन 5 चीजों के बारे में, ये 5 चीजें ही तुम्हें जाके मिलेंगे अगले टॉपिक में जो हमारा स्टेप्स इन स्टाफिंग, ध्यान देना, ठीक है। चलेगा यहां तक, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वाला पढ़ना में चलो। तो इट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, ध्यान देना, 2 वर्ड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। साइंटिफिक वर्ड क्यों दिया है कि हर एक काम करने का कुछ तरीका है, कुछ एक्सपेरिमेंटेड वे है। ये नहीं कि मैं किसी भी तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर रहा हूं, नहीं। हर चीज का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक रूल्स बना है, एक प्रोसीजर बना हुआ है स्कॉलर्स के द्वारा, ध्यान देना, या सीनियर्स के सीनियर जो है स्कॉलर्स उनके द्वारा। और उनको जो है अभी करंट सिनेरियो में जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशंस है वो उन सभी प्रिंसिपल्स को, स्टाफिंग के या फिर टूल्स को चलो कह लो, यूज करके ही वो स्टाफिंग करते हैं। तो साइंटिफिक भी है। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब सडन ऑर्डर फॉलो करना। ये नहीं कि मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया बाद में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, या मैंने पहले ट्रेनिंग दे दिया बाद में सिलेक्शन कर रहे हैं, नहीं। इन सभी का तुम्हारा एक सिस्टमैटिक तरीका या मैनर भी होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, ध्यान देना। उसके बाद क्या होना चाहिए, सिलेक्शन, ध्यान देना। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट, ध्यान देना। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर या फिर ह्यूमन रिसोर्स हमारा होना चाहिए। और जब हो जाए चारों, तो कुछ दिनों के बाद से उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पे ध्यान देना। मेंटल डेवलपमेंट हो तुम्हारा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, जो भी डेवलपमेंट का हो उस पर ध्यान देना। तो सिस्टमैटिक वे से काम करता है। तो यहाँ पर कोई भी चेन है वो चेन ब्रेक नहीं होगा, जो पहले होगा वो पहले ही होगा और जो बाद में वो बात नहीं होगा, इसलिए कहा गया सिस्टमैटिक एंड तुम्हारा साइंटिफिक, ध्यान देना। ठीक है, साइंटिफिक को समझ में आ गया होगा। किसका, प्रोक्योरमेंट का मतलब सेम, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट तीनों को मिला के हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो इतना तुमको जरूरत नहीं याद करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है प्रोक्योरमेंट का, समझ जाओ, स्टाफ को रखना। तो रिक्रूटमेंट से लेके प्लेसमेंट तक तीनों स्टेप एक ही में चलेंगे तुम्हारे प्रोक्योरमेंट वाले में। एलोकेशन ध्यान देना, मतलब जो जिस डिपार्टमेंट के लिए मैंने हायर किया उन 100 लोगों में से उन सभी को उनके डिपार्टमेंट में भेज देना। यूटिलाइजेशन ध्यान देना, उनसे काम लेना स्टार्ट कर देना। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उनको बचा के रखना, उनके इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करके रखना, ताकि वो कंपनी में काम करते करते वो खुश रहे, ध्यान देना। तो होते इन्वॉल्व तुम्हारे स्टाफिंग में। तो मैं फिर से कोई दिक्कत नहीं है, फिर से तुम लोग से यस मांगूंगा, जाके मुझे व्हाट्सएप पे मुझे बता दो ग्रुप में कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तक तुम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से, जो कि हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चलो मुझे इन्फॉर्मेशन दो व्हाट्सएप में कि समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वहां मुझे रुकना नहीं है, ठीक है। इन चीजों को इमेजिन करना, तुम मानना कि तुम्हारा कंपनी है, ये मान के चलना कि तुम एक कंपनी में तुम स्टाफ हायर करने वाले हो और तुम पढ़ रहे हो अपने स्टाफ को कैसे ठीक रखा जाए ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, ठीक है। तुम उनके लिए काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम्हारे घर पे हो, तुम्हारे पापा में पहले तुमको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, तुमको अच्छा टैलेंटेड स्किल्ड में ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं, फ्यूचर में तुम उनको बेनिफिट दोगे। सेम यहाँ पर भी हमारा होता है कि पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि स्टाफ जो हमारा होता है हमारा रियल एसेट, चलो कह लो, ठीक है। टॉपिक हमारा आगे है वो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तुम लोग चाहो तो मार्क भी कर सकते हो अपने बुक में अगर तुम्हारे पास बुक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस हमारा स्टाफिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब तुम सोचो कि मैं कंपनी खोल रहा हूं, मैं इतने सारे रिसोर्स अपने यहाँ पे खरीद के लेकर आ रहा हूं, लेकिन जो उनको यूज करने का जो हाथ है, अगर वो हाथ ही तुम्हारा अगर स्किल्ड नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारे जो रिसोर्स मेरे होंगे, नॉन ह्यूमन रिसोर्स या जो मेरा कह सकते हो पैसिव रिसोर्स, क्या उनका उतना इंपॉर्टेंस बनेगा? मैं बोलूंगा कि नहीं बनेगा फॉर्स। वही ना कहते हैं कि आर्मी में मान के चलो जो गन चलाने वाला अगर वही तुम्हारा स्किल्ड नहीं होगा तो गन कितना भी अच्छा तुम क्यों ना ले आओ, तुम बैटल हारने वाले हो। सेम चीज यहाँ भी होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्टेड हमारे होते हैं, और जो पैसे होते हैं कहाँ इन्वेस्टेड, मेनली हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स या फिक्स्ड रिसोर्स में ध्यान देना, लैंड में, तुम्हारा मशीनरी में, टूल्स में, फर्नीचर्स में। तो जो उन चीजों को जो उनको यूज करने वाला है अगर वही तुम्हारा स्किल्ड नहीं होगा, वही तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, वही तुम्हारा तुम्हारा डेवलप नहीं होगा,
तो उनका तो जो हमने रिसोर्स लेके उनका मीनिंग ही नहीं बैठता। तो सेम यहाँ पे ध्यान देना कि उस कुछ इन्वेस्टमेंट को बनाना प्रोडक्टिव, तो हमको अपने अच्छी रिसोर्स को हायरिंग या रिसोर्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बताओ चलो, द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स रिक्वायर कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, the return on investment in the procurement and development of staff can be high or low depending upon the manner in which staffing function is carried out. Efficient and effective staffing helps to minimize return on investment in human resource. अब यहाँ पे देखो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मेरे को सेंटेंस दिया, समझो चीज। अब यहाँ पे देखो ये मैं जो मैंने तुमको समझाया वो एक कॉन्टेक्स्ट था हमारा। अब जब ये लाइन लिखा हो देखो वो तुम्हारे किस कॉन्टेक्स्ट समझ चीज को लेके। किसी ने मुझे कल याद है, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेनिंग कॉस्ट या ऐसा कुछ था, इज अनअवॉइडेबल। तो अगर तुम देखोगे किसी भी स्टाफिंग का प्रोसेस देखोगे तो उस स्टाफिंग के प्रोसेस में भी जो हमारा रहता है हेवी इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ रहता है। क्योंकि किसी भी बंदे को रिक्रूटमेंट से लेकर मैं देखूं टिल प्लेसमेंट तक का एक लंबा प्रोसीजर हमारा होता है। कंपनी तब तक क्या करती है, उसको कोई कंपनी जो होती है वो पेमेंट करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट हमारा होता है 20 दिन, कोई स्टाफ बैठा हुआ है ट्रेनिंग तुम्हारा ले रहा है और उसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलते जा रहा है। ध्यान देना, कंपनी डिफरेंट ट्रेनर्स हायर करती है जिनको ट्रेन करते हैं, डिफरेंट लोग तुम्हारे इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग तुम्हारे को सामान नहीं बना रहे फैक्ट्री में जाके, वो कुछ अलग ही काम तुम्हारे कर रहे, स्टाफ को हायरिंग करने वाला काम, उनका भी तुम्हारा सैलरी है। तो पूरे प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है कि पैसे हमारे होते हैं इन्वॉल्व। ठीक है, और जब कोई भी हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, वो 4 साल काम किया मान के चलो, उसको मैंने 4 इयर्स सैलरी दिया है, 4 इयर्स उसने मेरे लिए काम किया है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है उस वो हमारा धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो स्टाफिंग का जो मैं फंक्शन अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरा पैसा मेरा पानी में जाएगा। वही ना हुआ कि घर पे एक बच्चा है, किसी बाप का कोई बेटा है मान के चलो, बाप ने उस बेटे पे बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन उसे डिसिप्लिन या उसे लाइफ के बारे में नहीं सिखाया, तो बच्चा पूरा पैसा वेस्ट कर दिया और एंड में क्या हुआ, वो बच्चे को भी दिक्कत, उसे बाप को भी दिक्कत, बिकॉज सभी पैसा उसने उसके ऊपर खर्च करे, कुछ बचा ही नहीं। सेम यहाँ पर मान के चलो, जो मैंने पहले तुम्हें जो सुना था कॉन्टेक्स्ट, वो एक बढ़िया कॉन्टेक्स्ट है। मैं जब तुम्हें नोट्स दूंगा मैं तुम्हें उस कॉन्टेक्स्ट पे तुम्हारा नोट्स लिख के दूंगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट ध्यान देना। इसलिए स्टाफिंग हमारा जो प्रोसेस है वो होता है इंपॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज स्टाफ से जाके हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाले हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस नॉन ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने में बहुत ही ह्यूज कॉस्ट हमारा इन्वॉल्व होता है। तो स्टाफिंग अच्छा नहीं होगा तो उनका ऑप्टिमम यूज भी नहीं होगा हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है, नंबर 2 चले लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ध्यान देना। तो किसी ने ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था डाउट क्लास में कि ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस या फिर टाइम बाउंड प्रोसेस बट डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म। फॉर श्योर है, हम लोग क्लास 8 जो है 1 साल में खत्म करते हैं, लेकिन जॉब करने के लायक कब बनते हैं? 20 साल पढ़ने के बाद मान के चलो, पॉसिबिलिटी है। सेम चीज यहाँ पर भी, तो जब स्टाफिंग करते हैं वो 1 या 2 दिन में किसी भी स्टाफ को तुम्हारा जो है ये एफिशिएंट नहीं बना देती है, उसमें टाइम लगता धीरे धीरे। वो स्टाफ उस प्रोसेस को जानता है, पहचानता है, उसमें स्किल या एक्सपर्टीज धीरे धीरे गेन करता है। तो ये तुम्हारा स्टाफिंग जो है तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जहां पर जिसमें से हर स्टाफ को गुजरना पड़ता है। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है इंपॉर्टेंट, कि उसने इतने टाइम खर्च किया स्टाफ के ऊपर, उसने को ट्रेन किया है, अपने यहाँ पे हायर किया, उसको उसने स्टाइपेंड पे या फिर इंटर्नशिप पे जो भी रखा है, कंपनी उस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है किसी भी इसके लिए। लेकिन एक बार जैसे ही वो मैं स्टाफ स्किल्ड हो गया, ठीक है, उस स्टाफ तुम्हारा डेवलप हो गया, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चलो कह लो, वो कंपनी को ही या बिजनेस को ही या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ही तुम्हारा बेनिफिट देना स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंपनी को मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आजकल मैं एग्जांपल तुम्हें टाटा कंपनी, वो अपने स्टाफ के डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है इस चीज के चलते कि स्टाफ छोड़ के ना जाए। हमें जो स्टाफ को चाहिए ऑलमोस्ट सभी उसके नीड ऑलमोस्ट धीरे धीरे पूरे करो, ताकि उसका जो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है उस चीज का मुझे मिलते जाए, लॉन्ग टर्म उसके एक्सपर्टीज का। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, देयरफॉर डिसीजंस इन द एरिया ऑफ स्टाफिंग आर क्रूशियल। कि अगर मैं आज किसी स्टाफ को हायर करूं तो उसका वो 5 साल बाद मुझे अच्छा प्रोडक्ट या मैक्सिमम आउटपुट देना स्टार्ट कर दे। तो क्या मैं रिस्क लेने रेडी हूं या मैं रेडी नहीं हूं, या मैं 5 साल का टारगेट रखूं कि दूसरा टारगेट रखूं? तो इनको डिसाइड करना बहुत ही हमारा क्रूशियली हमारा होता है इंपॉर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन उस पर टाइम खर्च करिए, ध्यान देना।
पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मैनेजर पर्सनल ध्यान देना। टॉप मैनेजमेंट को भी हम लोग हायर करते हैं, मिड लेवल मैनेजर्स को भी हम लोग हायर करते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि हमको इसमें टाइम बाउंड लगेगा, तो कंपनी को सोच की चीज करना पड़ता है। सेकंड हमारा मोर ओवर ह्यूमन रिसोर्स टेंड टू बिकम ऑब्सोलीट विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड अदर चेंजेस। क्या दिया मुझे भी लाइन का लास्ट लाइन पता नहीं मुझे, तुम लोग फर्स्ट लाइन जो हमारा उसी को तुम लोग मार्क करना, लास्ट लाइन को उसको इग्नोर कर देना। लेकिन बेसिक फैक्ट भी हमारा, जितना कैलकुलेटर अगर मान के चलो आ गया मार्केट में, तो हमारा कैलकुलेशन पावर क्या हो गया, वीक हो गया। तो ये फैक्ट है। टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो ह्यूमन स्किल्स को धीरे धीरे डिप्लेट या ऑब्सोलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैनेजर को ये भी देखना है कि फ्यूचर में हमें स्टाफ यूज करने हैं कि हमें स्टाफ को एक्सचेंज करना है, चेंज करना है टेक्नोलॉजी। तो ये सब ध्यान रखकर जो होता है किसी भी कॉर्पोरेशन में स्टाफिंग को किया जाता है हमारा। अब अगर मैं आगे बढ़ूं चलो, तो मुझे लिखा कि होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है कि इसमें एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा तरीका जिससे बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट्स ऐड हमारे हो, या फिर जो चीज बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड हमारा कर, उसको बोलते हैं होलिस्टिक ध्यान देना। तो किसी भी स्टाफिंग प्रोसेस में जो स्टाफिंग का हमारा जो होता है फंक्शन, वो किसी एक चीज पर नहीं, मोर देन वन चीजों पे डिपेंड है। तो चीज क्या, मैं पढ़ते चलो यहाँ पर। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स not merely on his own competency and motivation, but also on the competence and motivation of his superior and subordinates। ठीक है, मान के चलो कि मैं नया स्टाफ को मैंने हायर किया, मैं नए स्टाफ को ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिए जा रहा हूँ, लेकिन जो नया स्टाफ हमारा जिस सीनियर के अंदर काम करने वाला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं उन सीनियर्स को अगर मैं ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, उनके अगर मैं स्किल्स में एफिशिएंसी या फिर इंक्रीमेंट नहीं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर नया स्टाफ ट्रेनिंग पे हमारा क्या होगा, वेस्ट चल जाएगा फॉर श्योर। बस यही बताया गया है, subordinates and on the facilities provided to him. So a holistic approach necessary for the nurturing people and building a sound human organization in which the job experience and satisfaction of every person can be high, can be क्या लिखा है, can be high शायद लिखा, नहीं दिख नहीं है मुझे पीपीटी फाइल में। तो मतलब क्या, सिर्फ नए स्टाफ को मुझे हायर नहीं करना, बल्कि मुझे बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना है। जो नए स्टाफ है उनको भी ट्रेन करना है, जो मेरे पुराने स्टाफ उनको भी ट्रेन करना है, जो मेरे नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उनको भी चेक करना है कि जो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बैठेगा ह्यूमन का नॉन ह्यूमन का, क्या वो मेरा सही पॉसिबल है कि नहीं। तो मुझे बहुत सा, अगर मुझे आउटपुट मैक्सिमम गेन करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स से, तो मुझे बहुत सारी चीजों को ट्रेन या मैनेज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द होलिस्टिक अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल आगे हमारा कि स्टाफिंग हेल्प्स टू मैक्सिमाइज not only present contributions of people but also their potential contributions in future as well। पता ही सिंपल सा बात है यहाँ पर, अगर मैंने आज अपने ह्यूमन को खड़ा कर दिया अच्छे से करके, क्या नाम है, स्किल बनाकर, तो कल को वो हमारे छोड़ के नहीं जाता है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को ही जो है बेनिफिट देगा। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, तो आज के डेट में सभी को पता, सभी बड़े बड़े कंपनी को पता है कि मार्केट में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत सारे मेरे हैं, लेकिन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मेरा मार्केट में बहुत ही कम है। जिन कंपनी को पता है चीज, वो ट्राई करती है अपने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को अपने यहाँ पर मेंटेन या अक्वायर करके रखने का। यहाँ पर आगे हमारा की टू अदर फंक्शंस, मैंने पहले बोल दिया, जो हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, वो बाकी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट मैं ठीक से नहीं किया, उसका स्टाफिंग ठीक से मैंने नहीं किया, तो ये इंपैक्ट डालेगा मेरे बाकी फंक्शंस पे भी ध्यान देना। ठीक है, तो without people an organization is an empty shell of job positions, ध्यान देना। So staffing injects life into the organization by providing the right person for every job। ये हम जानती है प्लेसमेंट वाले में कि मैंने 100 एम्प्लॉइज हायर तो कर लिए, बिकॉज 100 वैकेंसी मिला के था, 100 लोगों में कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर लेगा, 100 में से कोई 10 होगा जो पर्टिकुलर जॉब में तो एक्सपर्ट होगा, उसको वही काम करवाना है। बाकी 100 जो बचे 90 है, उसमें से 50 लोग किसी अलग काम में एक्सपर्ट होकर उनको वही काम उनसे लेना है। तो लोग ये चीज करते कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कहां तुम्हारा होता है, ध्यान देना, प्लेसमेंट में हमारा। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आने वाला हमारा फंक्शन है, उसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि मैंने स्टाफ कैसे हायर किया। अगर मैं स्टाफ ही लोल में हायर करूंगा तो काम करेंगे नहीं। अब तुम कितना भी अच्छा टॉप मैनेजमेंट क्यों रख लो, अगर मेरे वर्कर्स ही बेवकूफ है, लोल है, तो काम ठीक से नहीं होगा। ठीक है, the effectiveness of directing and controlling functions also depends upon staffing। बताइए क्यों। hiring and development of competent and dedicated staff enables
an organization to function successfully in the changing environment. अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं आर्मी का, तो आर्मी में इतने सारे एग्जाम ट्रेनिंग्स क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है आर्मी का, फॉर एग्जांपल जॉब परफॉर्मेंस के लिए, वही लोग पास कर पाए जिनके पास हो, बाकी लोग ऐसे पास ना हो लेकिन घूस देकर या किसी भी इनडायरेक्ट मीन्स से ऐसे लोग आर्मी में घुस जाते हैं जो आपके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? हम बैटल हारेंगे, बिकॉज कॉम्पिटेंसी तो है नहीं। तो बाकी जितने भी फंक्शंस आगे परफॉर्म करेंगे वो सोल्जर्स, सब में तुम्हारा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, इस चीज का अगर मैं स्टाफिंग ठीक से नहीं करता हूँ तो मुझे बाकी अदर फंक्शंस ठीक से मैनेज करने हैं, तो आंसर होना चाहिए स्टाफिंग भी ठीक से हमें करना पड़ेगा। ध्यान देना। आगे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ध्यान देना। ठीक, तुम लोग को इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में शायद सुनने को मिला है 2 वर्ड, फिर से बात कर लेते हैं। तो पहले मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन। ध्यान देना, जब 2 अलग अलग इकोनॉमी आपस में मिल जाती है थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर हम उनको बेच रहे हैं, वो हमको सामान बेच रहे हैं, हमारा बिजनेस उस कंट्री से हो रहा है, उस कंट्री का हमारा बिजनेस इस कंट्री से हो रहा है, और सिर्फ हम दोनों में नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे कंट्री हमारे ग्लोब में है, सब आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान देना, तो मैं क्या बोलूंगा, एक है ट्रेंड, एक तुम्हारा एक फेनोमेना है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, जहां पर वर्ल्ड लेवल पर हमारा ट्रेड हो रहा है। ध्यान देना। अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन। तो हर एक कंपनी का, हर एक कंट्री का या फिर हर एक इकोनॉमी का अगर मैं बोलूं, अपना अपना जो है लेबर पॉलिसी होता है, अपना अपना तुम्हारा बिजनेस पॉलिसी होता है, अपना अपना जो उनका होता है इंडस्ट्रियल तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी होता है। तो किसी कंट्री का ये रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, और किसी कंट्री के रूल्स हमारे जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, हमारे ये इजी हमारे चलो क्या। तो धीरे धीरे देखो, जिस भी कंट्री में ये रूल्स इजी होंगे उस कंट्री में जो है बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, लॉन्ग टर्म में डेवलप करेगा, लॉन्ग टर्म तक डेवलप करते रहेगा। लेकिन जिस कंट्री में ये रूल्स बहुत ही हार्ड रहेंगे, स्ट्रिक्ट मारेंगे, उस कंट्री बिजनेसेस धीरे धीरे या बहुत ही कम ग्रो करेंगे। एक एडवांटेज भी है स्ट्रिक्ट रूल्स का, अगर स्ट्रिक्ट रूल्स है तो ध्यान देना इकोनॉमी हमारी स्टेबल होगी, और अगर रूल्स हमारे आसान है, इजी टू गो है, तो हमारी इकोनॉमी जो होगी स्टेबल होगी। तो जिस कंट्री को अपना इकोनॉमी स्टेबल चाहिए वो स्ट्रिक्ट रूल पसंद करती है अपने कंट्री में लगाने का, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी वगैरह। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो अगर मैं इस रूल को आसान बना रहा हूँ, इजी बना रहा हूँ, मान के चलो, उसे कहते हैं कि लिबरलाइजेशन, मतलब फ्री में कर रहा हूँ। तो पढ़ते हैं कि आज के डेट में ध्यान देना कि तुम भी सुनोगे ये प्राइवेटाइजेशन, हमारी कंट्री में जो है बहुत सी गवर्नमेंट कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, बहुत सी कंपनियां खुल रही हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट हो रही है और कंपनी नहीं भी, तुम्हारी नई कंपनियां भी तुम्हारी खुल रही हैं, तुमको क्या चाहिए होगा? स्टाफ चाहिए होगा, अच्छे स्टाफ चाहिए होगा, और स्टाफ हायर जो होता है अच्छा स्टाफ, वो स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू ही हमारा हो रहा है। क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, तुम्हारा क्या बोलते हैं एरा चल रहा है, कंपनियां खुल रही नहीं, उनको स्टाफ चाहिए, ग्लोबलाइजेशन भी हमारा हो रहा है। तो इन 2 फैक्टर से अच्छे स्टाफ का डिमांड हमारा इकोनॉमी में बढ़ गया है। और तुम्हें पता ही है बिजनेस वालों को कि HRMS कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि HRM ही तुम्हारा जो है किसी भी ह्यूमन सोर्स को डेवलप करती है, बस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन को स्किल्ड बनाती है, जो इंटेंस कंपटीशन में क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे रखता है। सेम चीज यहाँ पर है, इसके लिए भी तुम्हारा स्टाफिंग हमारा इंपॉर्टेंट है। स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ a human resource has become essential for successful in business in modern era of global competition। ध्यान देना, अगर जिस आज के डेट में सिंपल सी चीज, जिस कंपनी का तुम्हारा CEO, जिस कंपनी का मेरा जो MD है वो अच्छा है, वो स्किल है, वही कंपनी तुम्हारी आगे कंपटीशन है। और जिस तुम्हारे कंपनी के CEO या फिर ह्यूमन में अच्छे नहीं है, मान के चलो कंपनी हमारी बहुत पीछे कंपटीशन में। So moreover, serious moral and legal issues are involved in the acquisition, utilization and discharge of employees। अब तुम सोचो कि तुम्हारा सीरियस मोरल लीगल इतने सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, तो अगर मैं स्टाफिंग ठीक से नहीं करूंगा तो लॉन्ग टर्म में एक डिस्प्यूट राइज हो जाएगा स्टाफ या एम्प्लॉय के बीच में या फिर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये दोनों के रेपुटेशन को इम्पैक्ट हमारा करेगा। तो इसी रिलेशन को मेंटेन करना जो होता है वो स्टाफिंग प्रोसेस का रिजल्ट हमारा होता है, जो कि मेंटेन हमारा होता है। आगे, ड्यू केयर इज रिक्वायर्ड टू बी ऑन दिस राइट साइड ऑफ लॉ एंड एथिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। तो ये कौन करता है? HRM हमारा मैनेजमेंट का टीम करता है, जो कि हमारा पार्ट है मैनेजमेंट का ही, और सभी चीजों को मैनेज करना उनके हाथ में। तो इतने सारे चीज हैं, तो फॉर श्योर वो इंपॉर्टेंट है। कौन? स्टाफिंग। मैं सिर्फ एक वर्ड स्टाफिंग बोल रहा हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो स्टाफिंग वर्ड के अंदर भी 5 तुम्हारे वर्ड है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन, डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग क्योंकि इतना सारा चीजें करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तुम्हारा अगर मैं तुम्हें रिपीट करवा दूं,
ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारा, ठीक है। आगे जो हमारा है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हमारा होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट, मैंने भूल गया क्या, अच्छा मैं एक चीज छोड़ दिया, सी नंबर छोड़ दिया, मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसमें आऊंगा। चलो, हॉलिस्टिक अप्रोच इतनी सारी चीजों को परफॉर्म करता है। तो स्टाफिंग क्या है, फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं एंड करता हूँ, चलो एक टॉपिक पढ़ के, क्लास एंड नहीं करता हूँ, टॉपिक मैं एंड करूंगा, फिर मैं पूछूंगा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ध्यान देना। देखो, पहले सिर्फ एक आदमी अपना एफर्ट लगा रहा था, लेकिन मैंने अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट किया, अब 100 लोग जो है वो सब लोग अच्छे से एफर्ट लगा रहे हैं। तो अब जो 100 लोग एफर्ट लगाते एक साथ, तो एफर्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई हमारा होता है। जितने लोग एफर्ट देंगे उतना हमारा एफर्ट मल्टीप्लाई होगा। और ये कौन करता है, भैया स्टाफिंग प्रोसेस हमारा करता है, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर। People are the most valuable asset of any organization. Other assets such as land and building, machinery, equipment, जो कि हमारा money, materials, ये सब हमारे passive या non-human resources हमारे हैं, become productive only when people use them properly. Therefore, the quality of a human resource has a multiplier effect. अगर मैंने ह्यूमन को मैंने अच्छे से कर दिया, अगर मैंने ह्यूमन रिसोर्स को मैंने डेवलप अच्छे से कर दिया, ध्यान देना, वही डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स का मुझे हेल्प करेगा नॉन ह्यूमन रिसोर्स के आउटपुट में भी, ध्यान देना, ठीक है। Has a multiplier effect on all parts of an organization. Without proper staffing, the success and growth of an organization are not possible. तो तुम लोग समझ में आओ क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि टोटली इन्वॉल्व हमारा ह्यूमन, और ह्यूमन मतलब बहुत सारे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी पर उनका इफेक्ट पड़ता है। तो अच्छे से मैंने एचआरएम कर लिया तो सभी काम मेरे अच्छे से परफॉर्म हो गया। तो यहाँ तक मैं तुम लोग से एक फीडबैक लूंगा। चलो मुझे ग्रुप में मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको समझ में आया जो मैंने यहाँ तक बात मैंने किया, मुझे फास्ट बताओ तो तुम आराम से आगे बढ़ेंगे। टॉपिक ज्यादा आज का है नहीं, लास्ट टॉपिक हमारा स्टेप्स इन स्टाफिंग है, तुम लोग आराम से कवर कर सकते। तो सब लोग मुझे रिप्लाई कर दो, अजय, आकाश, विनीत, खुशबू, लक्ष्मी, मलिका, प्रेम, विनीत, ये सब मुझे रिप्लाई कर दो। क्या समझ में आया यहाँ तक तुम लोग को? तो मैं आगे आराम से बढ़ जाऊंगा टॉपिक्स को लेके, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है मलिका को, समझ में आ रहा है अजय को, खुशबू को समझ में आ गया, ओके। थोड़ा फास्ट, ओके गुड, समझ में आ गया विनीत को भी, ठीक है। बाकी लोग से बताओ मुझे, आकाश, विनीत कुमार हिस्सा, मुझे बताओ तुम लोग समझ में आया, सुन पा रहे हो मुझे? मुश्किल नहीं है, टीम्स को मिनिमाइज कर दो और व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाके यस या नो टाइप कर दो और सेंड कर दो, मुझे आराम से मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। 4 लोगों का रिप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, सब हमें मिल रहा है स्टेप्स इन स्टाफिंग, ध्यान देना, मतलब स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग का सब फंक्शंस चलो कह लो, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप्स बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन में जो तो नहीं कर लेंगे, पहले एक होगा उसके बाद अगला होगा, उसके बाद एक ऑर्डर फॉलो यहाँ पर होगा। तो पहले हमारा क्या होगा, मैन पावर प्लानिंग हुआ, ध्यान देना, आई रिपीट, क्या होगा हमारा, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन हमारा होता है मैन पावर प्लानिंग। तुम लोग देख पा रहे हो सर्कल में जो टॉप हमारा मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, मैं बात करूंगा, चलो अभी, ठीक है। फिर मैन पावर जब मैंने प्लान कर लिया, आगे हम कहेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ध्यान देना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा चलता है, इसीलिए बहुत सारे बुक्स में एक से नहीं चैप्टर दिया हुआ है और बहुत सारे चैप्टर में तुम्हारे बुक्स में चैप्टर अलग अलग दिया, आपको टेंशन मत लेना। तो मैन पावर प्लानिंग के बाद हम करते हैं सेकंड स्टेप हमारा जो होता है प्रोसेस, चलो कह लो, वो हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। इन शॉर्ट तो मैंने पहले कह दिया कि सब चीजें हमारी क्या होती है, फिर बात कर लेंगे। इसके मैंने सिलेक्शन कर लिया, अब हम क्या करते हैं, तुम्हारा प्लेसमेंट कर देते हैं। प्लेसमेंट करने के बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, देखो प्लेसमेंट को भी तुम लोग क्या कर लो, स्टेप 2 में ही ऐड कर लो अभी समझने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन में ही प्लेसमेंट को भी ऐड कर लो। जब लोग प्लेस हो गए, कुछ दिन काम कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, अब जो है ऑर्गेनाइजेशन कि अब वो बन गया है ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का, तो अब ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करिए, ट्रेनिंग भी दे रही है और उसके स्किल्स को डेवलप भी करिए टू डिफरेंट मीन्स। हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, क्या नाम है, आगे टॉपिक्स कॉमर्स में भी, और जिनका बीएसटी है हम लोग उसमें डीप जाके पढ़ेंगे इस ट्रेन डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है। आगे जब ट्रेन डेवलपमेंट हो गया, अब उसके स्किल्स में इनहैंसमेंट हो गया, तो उसके स्किल्स को इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा कि भैया पहले क्या था और अब क्या है। अगर अब वो पहले से अगर बेटर बन गया है तो उसमें उसको तुम्हें क्या देना, प्रमोशन देना है। प्रमोशन में तुम्हारा डेजिग्नेशन में भी तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है और सैलरी अब कंपनसेशन में भी हमारा इंक्रीमेंट हमारा होता है, और ट्रांसफर ध्यान देना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब वो उससे बेटर
ये हायर लेवल जॉब के लिए वो अगर अब रेडी है तो वहां पे उसको ट्रांसफर करना। ट्रांसफर दो तरह के हमारे होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और एक हमारा होता है वर्टिकल ट्रांसफर। तो वर्टिकल मतलब क्या, नीचे से ऊपर को जाना, मतलब लोअर लेवल से मिड लेवल जाना, या मिड लेवल से तुम्हारा टॉप लेवल को बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा टॉप से डिमोशन हो रहा है, मान के चलो टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, ध्यान देना। तो तुम्हारा प्रमोशन नेगेटिव, प्रमोशन में पॉजिटिव भी हमारा होता है। जब भी तुम्हारा प्रमोशन बॉटम टू टॉप जैसे कहते हैं पॉजिटिव प्रमोशन, पॉजिटिव वर्टिकल प्रमोशन चलो कह लो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब टॉप से मिडिल बन जा रहे हैं, इतना खराब परफॉर्मेंस है, मिडिल से लोअर बन जाए, इतना खराब परफॉर्मेंस है, बोलते हैं नेगेटिव प्रमोशन, जो कि हमारा टॉप से डाउनवर्ड में चला आता है। सिंपल चीज है। एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जहां पे डेजिग्नेशन में बढ़ोतरी या घटाया तो नहीं, बल्कि डेजिग्नेशन वही उसका इंपॉर्टेंस वही है, बस मैंने क्या कर दिया, उसके मैंने एक डिपार्टमेंट से निकालकर अलग डिपार्टमेंट मैंने पुट कर दिया। ध्यान देना, उसके डेजिग्नेशन में, उसके स्किल्स में कोई इनहेंसमेंट शायद नहीं आया होगा, उसका बस मैं डिपार्टमेंट चेंज किया, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। तो मुझे रिप्लाई करो, क्या तुम लोग इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रांसफर समझ पाए हो? थोड़ा थोड़ा कॉमन अंडरस्टैंडिंग मुझे बता दो व्हाट्सएप पे थोड़ा थोड़ा। सब लोग मुझे रिप्लाई करते कि मुझे लगे कि तुम लोग सो नहीं गए हो। आकाश, लक्ष्मी, प्रेम, सब मुझे रिप्लाई कर दो थोड़ा सा कि सुन पा रहे हो तुम मुझे ना। ठीक है, प्रेम सुन पा रहे हो, खुशबू ठीक है, चालू भी मुझे रिप्लाई किए हैं इस बार भी। ठीक है, बिन रिप्लाई कर दिए, चलो ठीक है, अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। तो बढ़ते हुए स्किल्स को देखकर, बढ़ते हुए उसके हम लोग क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस को देख के ऑर्गेनाइजेशन में से उसके रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी को भी हम रिवाइज करते हैं। तो आफ्टर ये नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल हर जगह एक प्रोसेस तुम्हारा है कि एक साल के बाद सबके सैलरी को बढ़ाया जाता है कि उनमें थोड़ा सा और एक्सपीरियंस में तुम्हारा एनहांसमेंट हो गया, उनके तुम्हारा जॉब प्रोफाइल में और बढ़ोतरी हो गया, इसलिए तुम्हारा। लेकिन प्रैक्टिकल में कहा जाए ना, ये सिर्फ तुम्हारा क्या लोड बढ़ाते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़े कंपनी होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी को सीरियसली तुम्हारा लेते हैं। मैं कंपनी में काम करके आ चुका, मुझे पता है वो अच्छी कंपनी थी, लेकिन बाकी लोअर कंपनियों में उतना ध्यान नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते चलो। आगे हमारे स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस, जो डेफिनेशन में पढ़ क्या है सेम हमको यहाँ पे मिलेगा, बस एक दो थोड़ा सा हल्का चीज हो सकता है, तो बात कर लेंगे हम लोग। तो जो पहला हमारा है, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड। ध्यान देना, इंटर रिलेटेड, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर इंटर रिलेटेड, उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा कि भैया अगर मैं सिलेक्शन ही मुझे नहीं करना होता तो मैं रिक्रूटमेंट काहे करता, या अगर मैं रिक्रूटमेंट ही मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं सिलेक्शन किन का करूंगा। तो सभी फंक्शंस आपस में क्या इंटरलिंक्ड है, बिकॉज एक फंक्शन जो है अगले वाले को कॉम्प्लीमेंट करके कंप्लीट तुम्हारा बनाता है। ठीक है, कैसे हम लोग बात करेंगे, चलो यहाँ पे आगे। सच एज प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन एंड सो ऑन फॉर एग्जांपल। तो पहला मेरा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ध्यान देना, देखो हम लोग जो बात करें स्टाफिंग के बारे में तो अभी लेके चलते हैं कि हम नया स्टाफ हायर कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो नया स्टाफ का नंबर कितना होगा, मैं 100 नया हायर करूं, 500 नया हायर करूं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम पढ़ चुके हैं बीएसटी में, सीबीएसई वाले कंफ्यूज मत होना, बीएसटी का आईएसटी वाला अलग होता है। तो वहां पे क्या होती है, कंपनी से पहले जॉब एनालिसिस करती है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाती है, तब समझ में आता है कि मुझे कितना नंबर ऑफ जो है पर्सन मुझे हायर करना पड़ेगा आने वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ध्यान देना, ठीक है, इसे कहते हैं जॉब मैन पावर प्लानिंग, चलो कह लो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स तुम प्लानिंग भी कह सकते हो। दो हमारा होता है वर्क लोड एनालिसिस, एक हमारा होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे कंपनी में चाहिए 500 लोग किसी काम को करने के लिए और एट प्रेजेंट 300 लोग ही मेरे कंपनी में, तो मिल गया मुझे आंसर, कितना हायर करना पड़ेगा, 200 मुझे और हायर करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। सेकेंड अगर बात करूं मैं वर्क लोड एनालिसिस, तो यहां हम कोशिश करते हैं कि जो पर लोड है, जो पर आवर है, ध्यान देना, वो तो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसके बेस पे क्या मुझे और हायर करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि यहाँ जो मैंने पहले कहा कि 500 लोग चाहिए और 300 लोग मेरे यहाँ पर है, तो क्या मेरा वर्कफोर्स एनालिसिस कि मैंने एस्टिमेट किया कि 500 लोग चाहिए कम से कम काम करने के लिए, 300 लोग 200 मुझे और हायर करना पड़ेगा। सेकेंड, मुझे लग रहा है कि जो पर पर्सन मेरा है उसको मैं 8 घंटे वो काम करेगा, तो 8 घंटे काम करने के बावजूद भी जो है मैं टारगेट शायद पूरा रहा प्रोडक्शन का, तो मुझे और चाहिए। तो पर आदमी के ऊपर कितना लोड है काम करने का,
कितने टाइम फ्रेम में वो कितना काम कर पाता है, कितना आउटपुट दे पाता है, इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को नया कितना पर्सन हायर करना पड़ेगा। जिनका बीएसटी है वो इन चीज समझते हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो फिर से रिवाइज कर देंगे डाउट अगर तुम लोग को होगा तो। इसे कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। चलो पढ़ते इसको आराम से। सो मैन पावर प्लानिंग जानना सिर्फ इतना ही है कि हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं पहले ही कितना स्टाफ मेरे को फ्यूचर में चाहिए। नंबर बस यहाँ पे नंबर करते हैं इस वाले स्टेप में। It involves forecasting and determining the number and the kind of manpower. नंबर भी ध्यान देना, कितने नंबर्स में। काइंड मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना हमको एक्सपीरियंस बनना चाहिए, कि हमको फ्रेशर बनना चाहिए काम करने वाले हमारे यहाँ पर। ये दो हम करते हैं साइड इस वाले में। क्वांटिटी भी तुम्हारा और क्वालिटी भी ध्यान देना, ठीक है। मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर तुम्हारा स्टेप ये, बिकॉज प्लानिंग दिया, तुमको वर्ड दिया, हमको आज के आज नहीं चाहिए, हम आज ही ये सब डिस्कशन प्लानिंग कर ले रहे हैं ताकि अगले महीने से या फिर अगले महीने से हम प्लानिंग ये रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। द मैन पावर नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टिमेटेड। करते हैं डिसाइड कितना पीस चाहिए, कितना नंबर्स में चाहिए, कीपिंग इन व्यू इट्स प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर में नया कंपनी खोलने का सोच रहा हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा हायर करूंगा, लेकिन फ्यूचर में नया खोलने का सोच नहीं रहा हूँ और जो मेरी कंपनी, जो पुरानी कंपनी मेरे जिसमें जो मेरे पास ऑलरेडी कंपनी ऑलरेडी है, उसमें मैं कर रहा हूँ एस्टिमेट कितने नंबर्स चाहिए, कितना प्रेजेंट मेरे पास अभी है, तो मुझे फ्यूचर में और नया करना। दो चीज हो सकता है अगर मैं रिक्रूटमेंट दो कंडीशन में करता हूँ। एक तो जब हमारे पास करंट कंपनी में लोग कम है तब हम हायरिंग करते हैं। सेकेंड चीज, जब एक नया जब प्लांट या नया जब ब्रांच खोलता है तब उस ब्रांच के लिए मुझे क्या चाहिए, लोग चाहिए, तब वहां हायरिंग करते हैं, ठीक है। दो केस में हायरिंग करते हैं। Estimate keeping in view the present activities and future plans such as the production schedule, कि हाँ भैया दिवाली आने वाला है, उसमें मुझको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उस समय पे स्टाफ नहीं है, तो काम कर लो, स्टाफ नए हायर कर लो ताकि दिवाली प्रोडक्शन हम अपना हाई कर सके। कपड़े कंपनी मान के चलो, डिमांड फोरकास्ट मान के चलो, क्या पता फ्यूचर में आने टाइम हमारे गुड्स का डिमांड तुम्हारा इंक्रीज हो जाए और उस केस में क्या मुझे सप्लाई ज्यादा करना पड़े, सप्लाई ज्यादा करना है तो मुझे प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में क्या और मैन पावर चाहिए। मार्केट ट्रेंड ध्यान देना कि मार्केट बोलता है कि जून जुलाई में बिजनेस ठप होता है और अगस्त सितंबर अक्टूबर में बिजनेस पीक पे होता है, तो उस टाइम अगर मैं अक्टूबर नवंबर आ रहा है तो मुझे और हायरिंग करना पड़ेगा। तो इस वाले प्रोसेस में तुम्हारा होता है कि कितने नंबर चाहिए मुझे फ्यूचर में, हम लोग साइड वो चीज कर लेते हैं। कैसे, देखो लाइन में लिखा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स आर एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ वर्कलोड एनालिसिस, कि एक आदमी के ऊपर कितना काम करने का दबाव है, ठीक है। दबाव है 10 करने का काम, लेकिन उसका ऑप्टिमम एफिशिएंसी है 5 ही करने का, तो एक और हायर करना पड़ेगा, तो ये 5 5 10 काम मेरा हो जाए, काम मेरा इफेक्टिव हो मतलब ऑन टाइम, तो मुझे और हायर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एंड वर्कफोर्स एनालिसिस ध्यान देना, ठीक है, कि पर पर्सन मुझे बस वर्कफोर्स कम है नंबर्स में, मुझे और हायर करने पड़ेंगे ताकि मैं चीजों को सही टाइम पे बना सकूं, प्रोड्यूस कर सकूं, ध्यान देना। तो पहला हमारा क्या होगा, मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग करते वक्त देखो जरूरी भी है। अगर तुम्हें नंबर ही नहीं पता होगा मुझे कितना हायर करना है तो कैसे हायर करोगे, सिंपल सी बात है। नंबर 2 हमारा रिक्रूटमेंट। अब जो मुझे आया है लिस्ट बन के 200 लोग चाहिए, 500 लोग चाहिए, फिर 100 लोग चाहिए, अब उसके बेस पे हम उतना ही वैकेंसी का डालते हैं एडवर्टीजमेंट, ताकि लोग क्या करें, हमारे यहाँ पर अप्लाई करें, मतलब अट्रैक्ट करना अ पूल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स हु आर विलिंग टू वर्क फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट। पेपर में छपवा कर, फिर तुम्हारा क्या नाम है प्लेसमेंट एजेंसी से लोगों को हायर कराकर, जो हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट वाले चीज में और सोर्सेस में भी कि कहां कहां से जो है इंटरेस्ट मंगाया जाता है, इंटरनल सोर्स और हमारा एक्सटर्नल सोर्स, हम लोग वहां से इंफॉर्मेशन समझेंगे आगे वाले में। पढ़ते हैं चलो। तो रिक्रूटमेंट इट मींस आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल, पर्सन का मतलब क्या है, जो काम के लोग जो मेरे हैं, एंड इंक्लूडिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बस यहाँ पर सोर्स करते हैं डिसाइड और सोर्स से इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटरेस्ट भी मंगवाते हैं कि आओ हमको इंसान, उनको आदमी चाहिए, तुम लोग आदमी हो, तुम लोग यहाँ पे काम करोगे तो आओ अप्लाई करो ताकि हम तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हारा स्टार्ट करवा सकें। तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कैन बी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यही इंटरेस्ट मंगवा रहा हूं अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ से, या टॉप लेवल पे एक पोजीशन खाली होने वाला है, मिड लेवल मैनेजर वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टॉप वाले के लिए, जिनको एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन सुना है वो अप्लाई कर रहे हैं। एज वेल एज फ्रॉम द आउटसाइड, मैं बाहर से भी मैनेजर हायर कर सकता हूँ किसी भी फील्ड के लिए, डिपेंड तुम्हारा करता है क्या क्या है। हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को डिटेल में सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट वाले केस में, चलेगा यहां तक।
आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान देना। तो जो भी हमने इंटरेस्ट मंगवाया है या फिर जो भी हमको जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं उसमें से कितने को रिजेक्ट करना है, कितनों करना है सिलेक्ट। सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। दो केसेस में, पहला या तो जॉब कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है, या सेकंड केस है कि जो हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो अप्लाई करने वाले में है ही नहीं। इन दो क्राइटेरिया के बेस पर हम करते हैं एप्लीकेशन को करते हैं रिजेक्ट। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही जरूरी है कि प्लेसमेंट से पहले सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना चाहिए ताकि हम जज कर पाए कि जो क्वालिटीज जो चाहिए, जो पोटेंशियल चाहिए कि स्टाफ में वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग हायर नहीं करेंगे, बिकॉज पता है ना कि स्टाफ इज द की टू अदर फंक्शंस। अगर गलत लोग हायर हो गए ऑर्गेनाइजेशन में तो बाकी हमारे फंक्शंस हैम्पर होंगे। ध्यान देना। आगे बढ़ो। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट, जो दे रहा है राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलेगा यहां तक। आगे हमारा प्लेसमेंट, एक बार जहां हमने सिलेक्शन कर लिया अब उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, उनको वर्क प्लेस दे रहे हैं काम करने के लिए, उनको हम प्लेस कर दे रहे हैं जिस डिपार्टमेंट के वो एक्सपर्टीज है या जिस डिपार्टमेंट में वो स्किल्स रखते हैं या जहां के वो जहां के उनको हायर किया गया वहां पर उनको हम भेज के उनका काम चालू करवा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट करवा रहे हैं। सो इट इंप्लाइज पुटिंग मतलब क्या रखना, selected candidates on the right jobs। सिंपल सी बात है। An appropriate job is assigned to each selected person। हम लोग ने हायर किया जॉब देने के लिए तो उन लोग को जॉब असाइन करेंगे, भाई तुम्हारा काम आज से, तुम्हारा काम आज से वो। जहां मैंने काम दे दिया मतलब मैंने प्लेसमेंट कर दिया उनका। So after selected candidates join the organization, they are placed on appropriate job। ध्यान देना, काम करने से पहले काम करने का अथॉरिटी देना होता है कि नहीं देना होता है। सेम चीज आप प्लेसमेंट में लोग करते हैं। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग, मिलाना द कैंडिडेट्स विद द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस प्रोसेस एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट इज असाइंड अ जॉब मोस्ट सुटेबल फॉर हिम। कैसे का सुटेबल, सिंपल सा बात है, वो बंदा जिसको मैंने हायर किया तो उसका क्वालिफिकेशन उस फील्ड में होना चाहिए या उस फील्ड का वो एक्सपर्ट या उस फील्ड में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो जो है सुटेबल है उस फील्ड के लिए, मान के चलिए। ठीक है, तो यहां तक हम तुमसे फीडबैक लेंगे। चलो मुझे बता दो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? रिप्लाई फिर से मैं लूंगा व्हाट्सएप में। बहुत लोग भाग गए क्लास से। अजय है क्लास में, आकाश क्लास में है, विनीत है, लक्ष्मी है, प्रेम है, मैं खुद हूं और विनीत है। सब मुझे रिप्लाई कर दो फास्ट फास्ट थोड़ा सा। अजय बोल रहा है ठीक है यस, विनीत भी बोल रहा है मुझे यस, मलिका का भी सब डिस्कनेक्ट हो गया होगा, मैं अपलोड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता वैसा। तो ठीक है, प्रेम को भी सुनाई देना है, अच्छा बात, चलो सही बात है। इंटरेक्टिव लग रहा है क्लास में सबको, मजा आ रहा? तो आगे बढ़ते ओरिएंटेशन। ठीक है, तो मैंने तो प्लेसमेंट हायर कर दिया, लोग काम करना स्टार्ट कर, लेकिन एक बेसिक चीज फील किया मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने, जब नए लोग आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ दिनों के लिए वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज नया एनवायरमेंट है, नए लोग हैं। तो एक यहाँ पे सेशन रखते हैं बीच में, बस यूं ही चलो कि मन बहलाने के लिए, ये रखते हैं ओरिएंटेशन, जहां पर जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों से मिलते हैं, अपने काम से हट के थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं सेशन, जहां पर काम नहीं करना होता, उनको लोगों से मिलना होता है, मतलब एक गुड कल्चर, एक गुड वर्किंग एनवायरमेंट जो है क्रिएट करना होता है। इस वाले प्रोसेस में ओरिएंटेशन में ध्यान दें, जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीडर्स वहां पे है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं नए लोगों को कि क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन कौन लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या उनका इंपॉर्टेंस है। लोग आपस से मिलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी यहाँ पर होता है कि वो आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट कर ले और कल को वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा बात है, स्टाफिंग हमारा, ये ओरिएंटेशन हमारा। तो पढ़ते चलो यहाँ पर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलियराइजिंग न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स विद देयर जॉब, कि भाई आपका जॉब ये है, आपका इंपॉर्टेंस ये है। वर्क ग्रुप्स, आपकी ये कलीग है, आपका ये सीनियर है, आपका वो जूनियर है। एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है, कब से काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, that they may feel at home, they will feel at home in the new environment के अंदर, घर की तरह लगे। जब दोस्ती होता है ना किसी भी, हमने पढ़ा ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज, या इस वाले प्रोसेस में कह सकते हो कि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही बनता है इस वाले स्टेप में, ओरिएंटेशन वाले में। ठीक है, लोग मिलते हैं आपस में, फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद
फ्रेंड बनने के बाद लोग आपस में काम करते हैं। तो जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया, कुछ लोग फ्रेंड नहीं बने मेरे, हमारा गलतियों को दिक्कत नहीं है, हमको बनना भी नहीं उनका फ्रेंड, ठीक है। समझ गए तुम लोग, समझ गए सर क्या होता है ओरिएंटेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जहां पर लोग आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं, आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। ध्यान देना, आगे जरूरत नहीं पढ़ने का, बिकॉज सिंपल टॉपिक है, मैंने बस किया है, उतने तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे हमारा जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ध्यान लास्ट हमारा, लोग हायर हो गए, अब उनको धीरे धीरे जो है काम करते करते ऑन जॉब ऑफ जॉब, ऑन जॉब चलता रहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए जॉब से निकाल कर, मतलब जॉब से हटाकर थोड़ा सा, तुम्हें काम मत करो, तुम जाओ ट्रेनिंग लेकर आओ। कंपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है अपने पैसे पर, अपने टाइम पर, अपने रिसोर्स पर, और ट्रेनिंग देती है बिकॉज ताकि जो डेवलपमेंट है ह्यूमन का, वो डेवलपमेंट हो सके। ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैं इस पे से बात करूं तो लास्ट हमारा है स्टाफिंग वाले में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा ये चलते रहता है, जब तक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा स्टाफ, उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आराम से चलते रहेगा। ध्यान देना, तो दिस इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग जॉब नॉलेज, कि भैया और सीखो, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज ऑन रेगुलर बेसिस। ध्यान देना, ठीक है। रेगुलर मतलब हर रोज नहीं, मतलब एक टाइम पीरियड पर, हर महीने, हर 6 महीने, हर साल भर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फॉलो करती है, तभी वो कंपनियां बड़ी बनती है। So that they may perform their jobs efficiently. सिंपल था हमारा, ये हमारा आज का था जो टॉपिक हमने सिलेक्ट मैंने क्या समझाया तुम लोग को, वो था हमारा स्टेप्स इन स्टाफिंग। तो हम लोग आज टॉपिक को यही एंड करेंगे। मैं सबसे फीडबैक लूंगा, चलो मुझे बताओ कि जो हमने टॉपिक कवर किया आज, स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, स्टाफिंग का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एंड में जो स्टाफिंग का हमारा प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है, वो तुम लोग को समझ में आ गया। तो मुझे फास्ट फास्ट जाके बता दो ताकि हम लोग इस क्लास को एंड कर सके।